नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है तक्षशिला आईएएस विद अनूप सर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्य परीक्षा को लेकर चलने वाली जो ये सीरीज है जिसमें हम मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन के ऊपर चर्चा करते हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे ये है उत्तर पूर्व में जो उग्रवाद है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो इंसर्जेंसी है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में किसी में भी जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को लेकर हम देखेंगे कि उसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है। तो कॉपी पेन अपने साथ रखिए और नोट डाउन जो है वो करते चलिए। और कमेंट में जो है अपने राय भी देते रहिए, कहाँ से आप जुड़े हुए हैं, कहाँ से इस सेशन को देख रहे हैं, ये भी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम जो है, ये जो सीरीज है वो कहाँ तक पहुँच रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, जिस प्रश्न पे हमें चर्चा करना है, प्रश्न है द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया हैज बीन सफरिंग फ्रॉम इंसर्जेंसी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। What was the main reason for the existence of armed insurgency in this region? Analyze and analyze any two peace agreements signed by the Indian government by taking examples। ठीक, तो ये प्रश्न है, हिंदी में देख लेते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र बहुत लंबे समय से उग्रवाद से ग्रस्त रहा है। इस क्षेत्र में सशस्त्र उग्रवाद के अस्तित्व में बने रहने का प्रमुख कारण क्या था? ये प्रश्न है। भारत सरकार द्वारा किए गए किन्हीं दो शांति समझौते को उदाहरण के रूप में लेते हुए इसका विश्लेषण करना है। सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप जानते हैं कि मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं। उन्हीं 4 पेपर में जो तीसरा पेपर है, जिसको कि हम जीएस पेपर 3 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 कहते हैं, उसी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा एक विषय है, इंटरनल सिक्योरिटी एक विषय है, उसी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित ये टॉपिक है। तो आप जहां भी इसका उत्तर लेखन का नोट डाउन कर रहे हैं वहां आप लिख लीजिए। और इसके अतिरिक्त अगर आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना है, इस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना है, तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके भी जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बलिया से हैं तो आप इस एड्रेस पर आकर जो है वो पूछ भी सकते हैं और सारी जानकारी आप ले भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इसके उत्तर लेखन की हम फ्रेमिंग करते हैं। अब उत्तर लेखन की जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें, जैसा कि मैंने कहा है कि जब भी आप उत्तर लिखिए तो उसको हम क्या करें, 3 पार्ट में जो है वो हमें डिवाइड करना है। 3 पार्ट का मतलब है, सबसे पहला आपका जो पार्ट होगा दोस्त वो कौन सा होगा? तो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि हम इंट्रो पार्ट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं परिचय के बारे में। दूसरा पार्ट जो है, जो कि है बॉडी, बॉडी यानी कि इस उत्तर का मुख्य भाग क्या होगा, उस मुख्य भाग के ऊपर हमें चर्चा करना है। और तीसरा पार्ट जो है, जिसको कि हम कहते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, यानी कि उत्तर को हम कैसे कंक्लूड करें, इस पर हमें बात करना है। तो ये आपको आपके कॉपी में इस प्रकार से 3 पार्टों पे समझ में आया। अच्छा, ये जो 3 पार्ट है इसी से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसी से एग्जामिनर को ये समझ में आ रहा है कि जो स्टूडेंट है ना, उसका दृष्टिकोण कैसा है इस उत्तर को लेकर, इस उत्तर को लेकर उसका अप्रोच कैसा है। ठीक, अब प्रश्न खुद ही कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में जो है वो समस्या किस चीज की है। फिर से प्रश्न पे आ जाते हैं कि भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र बहुत लंबे समय से उग्रवाद से ग्रस्त रहा है। यानी कि जो परिचय अगर आप देंगे, उस परिचय में किसकी बात करेंगे? उस परिचय में आप ये बताएंगे कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है। क्या सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें बहुत लंबे समय से जो है वो क्या चल रहा है, उग्रवाद जैसी समस्या चल रही है। और उस उग्रवाद के उत्पत्ति के पीछे जो कारण है, उन कारणों पर आपको क्या करना है, उन कारणों पे आपको प्रकाश डालना है, यानी कि फोकस करके उस पर हमें चर्चा करना है। ठीक है, जब हम बात करेंगे मुख्य भाग की, तो मुख्य भाग का मतलब क्या है कि हमें बताना है कि जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, उस पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, जातीय विविधता, यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है वो हमें उस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और इस जातीय विविधता के कारण जो है वहां जो भी लोग रहने वाले लोग हैं,
वो क्या कह रहे हैं कि अपनी पहचान के लिए जो है, अपने अस्तित्व के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भी बात आप उस उत्तर में बता सकते हैं। और इसी अस्तित्व की जो लड़ाई है, वो अस्तित्व की लड़ाई और साथ में जो है उनके बीच में जो है वो असंतोष फैला हुआ है। क्यों असंतोष फैला हुआ है, इस पर भी हमको बात करना है। ये असंतोष जो है वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें बढ़ावा दे रहा है, किस चीज का, उग्रवादी गतिविधियों में संलिप्त या उग्रवादी गतिविधियों को जो है समर्थन देने का। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मुख्य भाग में ही आप बताएंगे कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आइसोलेट एरिया बन चुका है, अलगाव का पूरा का क्षेत्र है, इसलिए भी इस प्रकार की समस्या आ रही है। और इसी को आते हुए आपको बताना है कि किस प्रकार से, अभी मैं थोड़ी देर में इसको मैं बताऊंगा भी कि इस उत्तर में और अच्छे से क्या, बस मैं एक फ्रेमिंग कर रहा हूं आप लोग को हेल्प देने के लिए, करने के लिए। ठीक है, आपको बताना है किस प्रकार से जो विद्रोही गतिविधियां हैं, इन विद्रोही गतिविधियों को पड़ोसी मुल्क के द्वारा, पड़ोसी देशों के द्वारा समर्थन मिल रहा है। और ये सारी बातों को करते हुए आपको क्या करना है, निष्कर्ष के ऊपर आना है। निष्कर्ष में आपको सकारात्मक पक्ष रखना है कि इसको निपटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम राजनीतिक संवाद कर सकते हैं, हम सामाजिक आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, हम बेहतर तरीके से जो हमारे कानून है उनको हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। इन सारी बातों को करते हुए हम अपने निष्कर्ष को क्या करेंगे, निष्कर्ष को कंक्लूड करेंगे। लेकिन एक चीज और भी है, क्या है, हमें जानना है कि पूर्वोत्तर भारत जो है, उस पूर्वोत्तर भारत में ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते वहां ये समस्या आ जाती है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को जब देख रहे हैं तो हो सकता है इस टॉपिक के बारे में उतना जान नहीं रहे होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जो है वो आंसर से हटकर इसको मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके चारों तरफ यानी कि जिसके इर्द गिर्द आपको इस उत्तर को लेकर चलना है। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार जो है वो जो केंद्रीकृत सरकार है, सरकार की केंद्रीकृत योजनाएं हैं, ये भी एक कारण है। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इस एरिया में जो भी आपके प्लांटेशन हो रहे हैं, इन प्लांटेशन में जो पूरा का पूरा कंट्रोल है, वो कंट्रोल किसका है, तो कंट्रोल जो है वो आउटसाइडर्स का है, यानी कि जो बाहरी लोग हैं उन्हीं का पूरा कंट्रोल है। तीसरा, जो कनेक्टिविटी है वो काफी जो है वो खराब कनेक्टिविटी है, बैड कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, सब बहुत सारी है। इसके अलावा नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ किसी भी प्रकार का अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो समस्या हमें जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो भी जनजातियां हैं, इन जनजातियों के अपने अपने वसूल हैं। ठीक। तो जनजातियों के साथ जो है वो आपसी संघर्ष या जनजातियों का बाहरियों के साथ संघर्ष। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अफस्पा कानून के बारे में, जो कि कानून जो है इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिएट हमें देखने को मिलता है, यानी कि बिजली की भी बहुत ज्यादा समस्या जो है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और सबसे प्रमुख जो कारण है वो कारण क्या है, लो पॉलिटिकल, है ना, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि यहां अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र से बात करें तो मात्र 24 एमपी जो हैं, मात्र 24 सांसद जो हैं जिनका प्रतिनिधित्व है, मतलब बहुत ही कम ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिन समस्याओं के चलते हम क्या देख रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। तो आप अपने मुख्य परीक्षा जो आंसर लिखेंगे उसमें इन सारी बातों को जो है वो बताते हुए बताएंगे, है ना। आप बताएंगे कि क्या क्या दिक्कत है। तो मुख्य में जो भाग लिखेंगे उसमें आप बता सकते हैं कि जो सशस्त्र उग्रवाद है, उस सशस्त्र उग्रवाद के प्रमुख कारण क्या है। तो मैंने कहा कि एथनिक इशू में आप बता सकते हैं कि जातीय विविधता और अपनी पहचान के लिए जो है वो संघर्ष हो रहा है ना। हम बड़े तो हम बड़े, हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो ये समस्या है। दूसरा, आर्थिक पिछड़ापन, है ना। आर्थिक पिछड़ापन मतलब कि बहुत लोगों के पास रोजगार नहीं है ना, जीविकोपार्जन करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो असंतोष है। तो असंतोष है तो उग्रवाद को वहां फैलने में बहुत ही आसानी है। भौगोलिक अलगाव, भौगोलिक अलगाव मतलब कि इंसुलेट है, आइसोलेट है पूरा, माफ कीजिएगा, आइसोलेट है पूरा एरिया, तो भारत के बाकी सारे हिस्सों से जो वो कटा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट को ऐसा महसूस होता है कि हम भारत के हैं ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ वो अपना सीमा साझा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव उधर हो जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा सीमा पार समर्थन, चीन से, म्यांमार से भी जो है वो, कई बांग्लादेश से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीमा पार समर्थन मिल रहा है, प्रशिक्षण मिल रहा है।
हथियार मिल रहा है तो देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रश्न पे आपको लेकर चलना था वो क्या था कि कौन कौन से समझौते हुए हैं। तो एक तो समझौता है जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, कार्बी एंगलोंग समझौता, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और दूसरा समझौता जिसके ऊपर हमें बात करना है, ये जो है वो किसके बारे में है, तो ये आपका यूएनएलएफए का जो है ये एक एमओयू हुआ था, एक समझौता हुआ था, इस पे बात कर सकते हैं। इन दो समझौते को हमें क्या कहा, यूएनएलएफए मतलब यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फंड का जो शांति समझौता हुआ था, कब, 2023 में। तो हाल फिलहाल के समझौते को एक एग्जांपल ले सकते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो कार्बी एंगलोंग समझौता कब हुआ था, 2021 में। तो इन दो समझौते को लेकर आप बात कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था जो है उसकी कमजोरियों पे आप बात करते हुए और निष्कर्ष में आप आएंगे, कंक्लूजन में जब आप आएंगे तो निष्कर्ष में आप अपने उत्तर को कंक्लूड करते हुए क्या लिख सकते हैं, आप अपने उत्तर को कंक्लूड करते हुए कर सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो भी सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, ठीक है, उन्हें बने रहने से जो है वहां जटिलता और बढ़ सकती है। और इस क्षेत्र में जो अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ की गहराई में हमें समझना होगा, इसको राजनीतिक संवाद स्थापित करना होगा, सामाजिक आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान देना होगा, कानून का जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा। इस प्रकार से जो है वो क्या कर सकते हैं, हम बातों को कहते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।